किसी भी तरह की ब्लीडिंग के लिए, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग होती है उसको हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज कम्प्लीट डिफरेंट है। ब्रेन हेमरेज में जो ब्रेन की आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो फट जाती हैं। सर, अगर आपको कोई पहले एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी है हेड में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर उस इंसान को ब्रेन हैमरेज हो जाए? ब्रेन हैमरेज के नॉर्मल बेसिक क्या कारण होते हैं? और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो शुरुआत होता है हेडेक से। सब कुछ गुमसुम लगने लगेगा, पहचान नहीं पाएगा किससे बात कर रहा है, वो बोलने में भी तकलीफ होगी उसको। हो सकता है कि एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड में पैरालिसिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। क्या हम हेडेक को ब्रेन हैमरेज के लिए फर्स्ट वार्निंग साइन बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरह का हेडेक वी शुड नॉट इग्नोर। यस। सो एज डॉक्टर प्रांकुल सिंघल, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें पहली चीज क्या करनी चाहिए अगर किसी को हमारे आसपास ब्रेन हैमरेज या फिर वो दौरा या फिर वो हेडेक हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज के इस वीडियो में सेहत है ज़रूरी के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं खास बातचीत ब्रेन हैमरेज के बारे में। कैसे होता है, क्या इसके कारण है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और इससे जुड़े काफ़ी सारे मिथ्स जो इंटरनेट पर तमाम तरह से अवेलेबल हैं। इसके लिए हम बात करेंगे मैक्स हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रांकुल सिंघल से। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल ब्रेन हैमरेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें कि ये क्या बीमारी होती है, ब्रेन हैमरेज किसी को कैसे हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। हेमरेज एक इंग्लिश वर्ड है किसी भी तरह की ब्लीडिंग के लिए, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग होती है उसको हेमरेज बोलते हैं। अगर ये ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाती है तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ओके। ब्रेन हेमरेज आज के ज़माने में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और बढ़ती एज के साथ, बढ़ते स्ट्रेस के साथ, बढ़ते ब्लड प्रेशर के साथ, और जो लाइफस्टाइल आजकल की चल रही है, इस वजह से ब्रेन हेमरेज के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, ब्रेन से रिलेटेड और भी बीमारियां देखी जाती हैं, स्ट्रोक हुआ या फिर कैंसर तो एक अलग टर्म चला जाता है, बट स्ट्रोक हो या ब्रेन हैमरेज हो, कैसे अलग है स्ट्रोक से ब्रेन हैमरेज? तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज दोनों काफ़ी अलग अलग है। ओके। ब्रेन स्ट्रोक उसको बोलते हैं जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है किसी भी कारण से। मोस्टली क्लॉट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई, यानी आर्टरीज जो होती हैं ब्लड लेके जाती है हार्ट से लेके ब्रेन तक। किसी भी कारण से, मोस्टली क्लॉट से, अगर वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन हेमरेज कम्प्लीट डिफरेंट है। ब्रेन हेमरेज में जो ब्रेन की आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो फट जाती हैं। फटने के कई कारण होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली होता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि मिलीमीटर के साइज़ की या माइक्रो मिलीमीटर के साइज़ की होती हैं, वो हाई प्रेशर से फट जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन हेमरेज। ओके। सर, अगर आपको कोई पहले एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी है हेड में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर उस इंसान को ब्रेन हैमरेज हो जाए? उसके चांसेस होते हैं? अगर एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन हेमरेज तभी होगा। ओके। उस एक्सीडेंट के बाद, बाद में नहीं होगा। बाद में उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं होगा। अच्छा। अगर कभी होता है तो वो रिलेटेड नहीं है। ओके जी। सर, अगर हम बात करें कारण की, तो इस एक्सीडेंटल रीजन के अलावा ब्रेन हैमरेज के नॉर्मल बेसिक क्या कारण होते हैं? ब्रेन हेमरेज के इन टोटल मेजरली 3 कारण होते हैं। पहला तो आपने बताया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी और ब्रेन हेमरेज हो गया। दूसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव हेमरेज, जो कि सबसे कॉमन कारण होता है। उम्र के साथ पेशेंट्स का लाइफस्टाइल जो रहता है, डायबिटीज़ रहता है, हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं, हाइपरटेंशन बना है, और वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, अगर बहुत सालों से हाई है और पेशेंट इसको इग्नोर कर रहा है, दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रहा है, रेगुलर विजिट्स नहीं हो रही हैं, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, यानी एकदम आज डाउन है, सडनली एकदम से वो शाम को बढ़ रहा है और ये अननोटिस जा रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस केस में टेंडेंसी ब्रेन हेमरेज की बहुत बढ़ जाती है। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है ब्रेन हेमरेज होने का। तीसरा कारण जो होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रेन हेमरेज, जिसके अंदर ब्रेन में हाई ब्लड प्रेशर का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, बट ब्रेन की आर्टरीज में पहले से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपकी आर्टरीज में कोई गुब्बारा या एन्यूरिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, एन्यूरिज्म एक फोकल कमजोरी होती है आर्टरीज के अंदर, जहाँ पर एक वीक पॉइंट बन जाता है। तो जब वो वीक पॉइंट बन जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर एवीएम होता है जिसमें नसों का गुच्छा होता है। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि बनावट में, जो आर्टरीज की बनावट में ही अगर कुछ कमियाँ होती हैं तो उस केस में हम लोग ब्रेन हेमरेज को देखते हैं। पर 3 मेजर कारण हो गए, एक्सीडेंट, सेकंड हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, और थर्ड अगर
आर्टरीज में ही कोई बनावटी कोई कमियां हो। सर ये तो बात रही कारण की, अगर मैं बात करूं लक्षण की, क्योंकि कभी कभी होता है, आपने बीपी बोला, बीपी तो आजकल मैं बोलूंगी हर दूसरे इंसान की बीमारी बन चुकी है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहा है। तो अब लक्षण क्या देखेंगे कि हमें पता चले कि हमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है या होने वाला है? देखिए, ब्रेन हैमरेज हो सकता है कि कोई लक्षण नहीं होते। ओके। ब्रेन हैमरेज होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ब्रेन हैमरेज हो गया है। अच्छा। और वो डिपेंड करते हैं कि आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है तो उसकी सिवेरिटी कितनी है, यानी जो ब्रेन में आपका ब्लीडिंग हुआ है वो कितना ज़्यादा हुआ है और किस लोकेशन पे हुआ है। पर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो शुरुआत होता है हेडेक से, और वो हेडेक रोज़मर्रा के दौरान हर आदमी को, आपको, मुझे हेडेक होता रहता है। वो हेडेक और जो ब्रेन हैमरेज की वजह से हेडेक होगा उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। अभी जो हेडेक होता है वो डिपेंड करता है कि बट वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, आप थोड़ा रेस्ट करोगे, आप मेडिसिन लोगे, रिलीफ पड़ जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेन हैमरेज आपको हुआ है और उसकी वजह से जो हेडेक होगा वो बहुत सीवियर होगा, उसमें रेस्ट करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं पड़ेगा, मेडिसिन खाने के बाद जो हम लोग रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं उसके बाद भी रिलीफ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ ब्रेन हैमरेज को लेके, क्योंकि हेडेक एक बहुत कॉमन बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कभी ऐसा होता है कि बहुत सिवियर हेडेक होता है तो हम लोग सबसे पहले चीज़ करते हैं, हम लोकल फार्मासिस्ट पे जाके एक सैरिडोन की टैबलेट या फिर एस्पिरिन की टैबलेट खास करके वो ले लेते हैं। तो मेरी सबसे, जो देख रहे हैं वीडियो, सबसे ये विनती है और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आप रैंडमली जाकर मेडिकल शॉप से एस्पिरिन की टैबलेट ना लें। उसका कारण ये है क्योंकि एस्पिरिन एक ब्लड थिनर होती है, और अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं वो भी अनसुपरवाइज यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, तो आपकी ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाएगा। तो आप सोच के ले रहे हैं कि आपका हेडेक में रिलीफ मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली एस्पिरिन से ब्लीडिंग और ब्रेन में बढ़ जाएगी और कंडीशन बद से बदतर हो सकती है। तो कृपया कभी भी हेडेक, सीवियर हेडेक के केस के अंदर एस्पिरिन नहीं लें विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। ओके। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम था हेडेक। उसके बाद अगर यही चीज़ चली जा रही है एंड उसके बाद पेशेंट को अभी भी मेडिकल केयर नहीं मिल रही है, तो पेशेंट एक जो बोलते हैं हल्की सी अपनी जो कॉन्शियसनेस है उससे नीचे आने लगता है, उसका रिस्पांस कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इसको हम सेंसोरियम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जिस तरह से हम अलर्ट है, जैसे मैं, आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग अभी अलर्ट है, हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें सब पता है, कि अभी टाइम क्या है, हम कहाँ बैठे हैं, हमारा नाम क्या है, हमें सब पता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस एंड अलर्टनेस। बट अगर पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो रहा है और वो बहुत थोड़ा समय हो गया, कुछ घंटे निकल गए और ब्लीडिंग हो रही है, सूजन बढ़ रही है और पेशेंट उस चीज़ को नहीं दिखा रहा है, तो पेशेंट को सेंसोरियम कम होता जाएगा एंड पेशेंट को सब कुछ गुमसुम लगने लगेगा, पहचान नहीं पाएगा किससे बात कर रहा है, वो बोलने में भी तकलीफ होगी उसको। हो सकता है कि एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड में पैरालिसिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको बोलते हैं दौरा। तो ब्रेन हेमरेज के अंदर दौरे का रिस्क बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर बढ़ जाता है। तो ब्रेन हेमरेज ये बहुत कॉमन बीमारी है बट जानलेवा भी है। सर आपने हेडेक का नाम लिया, क्या हम हेडेक को ब्रेन हैमरेज के लिए फर्स्ट वार्निंग साइन बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरह का हेडेक वी शुड नॉट इग्नोर। यस, हेडेक शुड नेवर बी इग्नोर। दो तरह के, जैसे मैंने आपको हेडेक बताया, एक होता है क्रॉनिक माइल्ड हेडेक चल रहा है आपको, दैट कैन बी ऑफ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बट सडन एक्यूट सिवियर हेडेक, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, यानी सडन मतलब तुरंत, बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा अभी से अभी जो आया है, जो पहले कभी नहीं हुआ है आपको। तो इस तरह का हेडेक को अगर हम किसी पेशेंट को आप अगर होता है, इन दैट सिचुएशन आपको इमीडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ओके, सो आपने कहा कि इमीडिएटली हमें मेडिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बट अभी हमारे पास आसपास कुछ मौजूद नहीं है। जी। सो एज डॉक्टर प्रांकुल सिंघल, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें पहली चीज़ क्या करनी चाहिए अगर किसी को हमारे आसपास ब्रेन हैमरेज या फिर वो दौरा या फिर वो हेडेक हो रहा है? देखिए, अगर सिवियर हेडेक है ऑफ कोर्स तो इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए आपको। यू शुड टेक द पेशेंट, चाहे किसी भी समय हो, लेट नाइट हो, अर्ली मॉर्निंग हो। मोस्टली जो ब्रेन हेमरेज के केसेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो वट एवर द टाइम इट इज़, किसी भी समय आपको इमीडिएटली इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल में आपको रश करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है। सेकेंड, अगर हेडेक के अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एक तरफ के बॉडी पार्ट के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एक तरफ का हाथ पैर आपका सुन्न हो रहा है, नमनेस आ रही है, और आपका मूवमेंट जितना पहले था उतना नहीं हो पा रहा है, या बोलने में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपके वर्ड फॉर्मेशन जो आप बोलना चाह रहे हैं वैसे नहीं बन पा रहे हैं, इमीडिएटली यू हैव टू रश टू द इमरजेंसी रूम ऑफ द हॉस्पिटल। और इसमें वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। सर बात करें अगर ट्रीटमेंट की, अब तो
क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, क्या वो क्योरेबल है, क्या इंसान एक वक्त के बाद ठीक हो जाता है? क्योंकि नॉर्मली ब्रेन या हार्ट, इन दो चीज़ों से जुड़ी अगर कोई बीमारी किसी को होती है तो पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मतलब ये तो अब हमारे साथ है ही और हमें नहीं पता कि कभी ठीक होगी। तो सेम ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है ब्रेन हैमरेज के साथ भी है। तो क्या ब्रेन हैमरेज अगर किसी को हुआ है तो क्या वो ठीक हो सकता है इंसान पूरी तरह से? जी, सो डिपेंड करता है कि ब्रेन हैमरेज की सीवियरिटी कितनी है, ओके, ब्रेन की किस लोकेशन में हुआ है। ब्रेन और हार्ट ऑफ कोर्स ये बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं, और ये सबसे वाइटल ऑर्गन्स में से हमारे बॉडी के आते हैं, बट ब्रेन के अंदर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि ब्रेन का हर हिस्सा, जैसे आपके सामने ब्रेन का मॉडल रखा हुआ है ये, तो ब्रेन का हर हिस्सा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ब्रेन स्टेम, पोस्टीरियर फोसा, हर हिस्से का लोकेशन यानी हर हिस्से का महत्व अलग अलग है, हर हिस्से का काम अलग अलग है, हर हिस्से की सिवियरिटी अलग अलग है। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट येस टाइमली इंटरवेंशन, जैसे मैं तब से एम्फसाइज इसी चीज़ पे कर रहा हूँ, अगर आप टाइम से इमरजेंसी में आते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ब्रेन हैमरेज क्योरेबल है। इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेन हैमरेज बहुत ज़्यादा बड़ा है या उसकी वजह से ब्रेन में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पेशेंट बेहोशी की स्थिति में जा रहा है, उस केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है, जो कि इमरजेंसी में करी जाती है, जिसके लिए वेट नहीं करना होता है। और अगर छोटा ब्रेन हैमरेज होता है तो वो मेडिकल मैनेजमेंट से इजीली ठीक हो जाता है और पेशेंट्स आराम से घर चले जाते हैं। आपने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है जी। और अगर मैं बात करूँ सर्जरी की, तो उसका सर्वाइवल रेट क्या होता है? डिपेंड करता है मैम अगेन कि ब्रेन हेमरेज का सिवियरिटी कितना, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इकट्ठा हुआ है आपके ब्रेन के अंदर, दूसरा किस लोकेशन पे इकट्ठा हुआ है, तीसरा पेशेंट की एज और पेशेंट की बॉडी की जनरल कंडीशंस कैसी हैं। तो ये किसी भी दो पेशेंट्स में सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर पेशेंट का बॉडी और ब्रेन रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है। ब्रेन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बहुत ही वाइटल और क्रिटिकल ऑर्गन है, तो ब्रेन में जनरलाइज करना चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट येस, टाइमली इंटरवेंशन एंड ओवरऑल अगर हम एवरेज की बात भी करते हैं, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो 50% सर्वाइवल रेट 30 डेज़ का होता है पेशेंट्स का। तो यानी 30 डेज़ इनिशियल जो सर्वाइवल रेट है 50%, और एंड ऑन एन एवरेज अगर हम 10 ईयर्स की बात करते हैं और भी ज़्यादा लंबा जाते हैं, तो 10 ईयर्स का सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 25-30% रहता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल सर्वाइवल रेट ऑन एन एवरेज। पर अगेन ये बहुत ही वेरिएबल फैक्टर है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल रहता है। एज, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, आपके बाकी ऑर्गन्स बॉडी को सपोर्ट कितना कर रहे हैं, आपका ब्रेन का कंडीशन कैसा है, ब्रेन हेमरेज का वॉल्यूम कितना है, किस लोकेशन पे ब्रेन हेमरेज हुआ है। कुछ एरियाज होते हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पे छोटा सा ब्रेन हेमरेज भी बहुत घातक हो सकता है, कंपेयर टू दूसरे एरियाज ऑफ ब्रेन के अंदर जहाँ के बड़ा हेमरेज भी इतना घातक नहीं होता। ओके, लोकेशन काफी, लोकेशन, यस, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम कितना है ब्लीडिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड, टाइमिंग। हमने पेशेंट्स देखे हैं मैम जो बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पे बड़े हेमरेज हैं, बट टाइम से हॉस्पिटल में आए और इलाज लिया, दे हैव सर्वाइव्ड एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। और हमने वो पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि बहुत लेट से वो हॉस्पिटल में आए, क्योंकि हर चीज़ का एक विंडो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। वो गोल्डन पीरियड में अगर आप इंटरवेंशन कर देते हैं तो पेशेंट का चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 10 टाइम 5 टाइम्स बेटर होता है। अगर वो विंडो पीरियड आपको चला जाता है, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी चोट लगती है, चाहे वो ब्लीडिंग से हो, चाहे वो ट्यूमर से हो, चाहे वो छोटी अगर हवा लगने सकते हो, तो वो ब्रेन में कोई भी चोट रिवर्सिबल नहीं होती। एक बार जो ब्रेन में डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, और 4 मिनट्स के बाद ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है और वो एरिया परमानेंटली डैमेज होना शुरू हो जाता है 4 मिनट्स के बाद। यस, तो इसीलिए अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रादर देन कि क्या सर्वाइवल रेट है, क्या एज है पेशेंट का, क्या लोकेशन है, क्या हेमरेज का साइज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज आई हैव एम्फसाइज्ड बिफोर, is the timing of the medical intervention, timing of the patient from the moment the patient arrives to the hospital, ये सबसे important point है। और दूसरा, हॉस्पिटल डॉक्टर्स की स्विफ्टनेस कैसी है उसको इलाज करने के अंदर, वहाँ पे आपके सीनियर डॉक्टर्स हैं या नहीं है, वहाँ पे आपका इमरजेंसी का स्टाफ कितना ट्रेंड है, वहाँ पे आपके हॉस्पिटल में सेटअप कैसा है, जो इस अर्जेंट बीमारी को अर्जेंटली बेसिस पे ट्रीट करके पेशेंट को गाइड कर सके। तो अब किसी की ब्रेन हैमरेज की सर्जरी हुई है और वो इंसान रिकवर भी कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो नॉर्मली एक थोड़े टाइम के बाद खड़ा होके नॉर्मल काम करे, चीजें नॉर्मल लाइफ जीने लगे। एब्सोल्युटली, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे 10 साल पहले जो मैंने सर्जरीज करती हैं वो अभी भी आते हैं, एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वो अपने नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं। हाँ, बट अभी याद रखिए, ब्रेन हेमरेज प्राइमरी बीमारी नहीं है,
प्राइमरी बीमारी जिसकी हम बात करें वो अभी भी लाइफस्टाइल और हाइपरटेंशन है। ये मेरा यही सवाल था कि क्या लाइफस्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। आपका मेंटल स्ट्रेस कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आप वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, और अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो क्या आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं टाइम पर और वो चेक है कि नहीं है। तो याद रखिए ब्रेन हेमरेज जो हो रहा है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, प्राइमरी प्रॉब्लम फिर वही हाइपरटेंशन पे ही आ जाती है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको ब्रेन हेमरेज सपोज 5 साल पहले हुआ था, आप ठीक हो गए उससे, आप अभी घूम रहे हो, पर अगर आपको अभी भी हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्रेन हेमरेज आपको फिर से हो सकता है। तो याद रखिए ब्रेन हेमरेज से एक बार ठीक होने के बाद आपको रिलैक्स नहीं रहना, आपको याद रखना कि प्राइमरी कॉज अभी भी हाई ब्लड प्रेशर था, तो उसको आप कंटिन्यूसली ट्रीट करते रहें, इग्नोर ना करें। जेनेटिक है ये कि अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ है तो हमें भी होगा? नहीं मैम, ब्रेन हेमरेज जेनेटिक नहीं है, बट हाइपरटेंशन जेनेटिक हो सकता है। यस। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है या फिर शुगर है, फैमिली में रन कर रही है, तो वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो फैमिली में बच्चे में भी अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहा है तो उनको भी आएंगे, उनमें आएंगे तो फिर ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस, ठीक है। ईआर एक चीज़ होती है हेडेक के लिए, आई थिंक जब मैं थोड़ा पढ़ रही थी तो मुझे ये टर्म मिला था। ये ब्रेन हेमरेज में किस तरह से हेल्पफुल है? ये मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसे मैंने बताया, पेशेंट का हॉस्पिटल में पहुंचना और पहुंचने के बाद उस हॉस्पिटल की स्विफ्टनेस के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 में वी हैव अ डेडिकेटेड हेमरेज स्ट्रोक टीम, जो कि पूरी आपकी इमरजेंसी ब्रेन के केसेस को कैटर करती है। तो व्हेनेवर कोई भी पेशेंट आता है जिसको हम लोग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इवन बिफोर डूइंग अ सीटी स्कैन या फिर एमआरआई, क्योंकि सीटी स्कैन और एमआरआई से मालूम पड़ता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है, तो पूरा टीम एक्टिवेट हो जाता है, पूरा कोड एक्टिवेट हो जाता है, सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, राइट फ्रॉम द जूनियर्स टू द सीनियर्स, एवरीवन गेट्स अलार्म्ड, इवन द ओटी गेट्स अलार्म्ड कि सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट को ब्रेन हेमरेज निकलता है और वो बहुत बड़ा है जिसके लिए आपको अर्जेंट सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो पेशेंट विद इन 40 मिनट्स पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है, एंड अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो वो करी जाती है। न्यूरो आईसीयू जो कि क्रिटिकल आईसीयू होता है, जहाँ पर हमें इस चीज़ का क्रिटिकल इलाज करना होता है, वो भी नोटिफाई हो जाता है। सो अगेन ये सब पूरा कलेक्टिव टीम एफर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आ गए और पेशेंट ठीक हो गया, नहीं। ये जब तक ये जो पूरा सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जो हेमरेज के लिए केटर हो रहा है, न्यूरो आईसीयू हो गया, न्यूरो ओटी हो गया, न्यूरो सर्जन्स हो गए, जूनियर से लेकर सीनियर्स तक नर्सिंग स्टाफ हो गया, आपको सपोर्ट स्टाफ हो गया, दिस होल टीम हैज़ टू बी एक्टिवेटेड। एंड यहाँ पर हमारे पास वी हैव दैट कॉम्प्रिहेंसिव टीम जो कि इमीडिएटली ऑन अ सिंगल कॉल गेट्स नोटिफाइड, पूरा मैसेज चला जाता है सबके पास ऑन अ हायरार्की बेसिस, एंड एवरीवन गेट्स एक्टिवेटेड। आपकी बातों से मैं ये इतना कह सकती हूँ कि शायद बीपी को हम एक साइलेंट किलर बोल सकते हैं, चाहे क्योंकि बीपी और डायबिटीज़ बहुत सारी और बड़ी बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप जिस तरह से ब्रेन हेमरेज के बारे में उसका एक बहुत बड़ा कारण बीपी को बता रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये एक साइलेंट किलर है। अगर आपको बीपी इश्यूज हैं तो इग्नोर तो बिल्कुल नहीं मैम। ब्लड प्रेशर अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ना ही सिर्फ ब्रेन, हार्ट को भी करता है, किडनीज को भी करता है, लिवर को भी करता है, तो इट अफेक्ट्स आपकी आईज को भी करता है। तो ऑलमोस्ट सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उनको अफेक्ट कर ही रहा होता है।